नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बहरीन में खामेनेई की मौत के बाद बवाल, शिया आबादी का प्रदर्शन और सुरक्षा बलों से झड़प। आईआरजीसी का अमेरिकी बेस पर हमले का दावा। अमेरिका ने इसराइल में अपने नागरिकों से कहा, आपकी मदद करने में असमर्थ। ब्रिटेन पर बोले ट्रंप, रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहे। अमेरिका के लिए ईरान कोई खतरा नहीं था, अब्बास अरागची। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद बहरीन में तनाव काफी बढ़ गया है। देश में बड़ी शिया आबादी करीब 55 से 60% सड़कों पर उतर आई है और अमेरिका व इसराइल के खिलाफ नारे लगा रही है। कई जगहों, खासकर सीटरा द्वीप पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज, आंसू गैस और गिरफ्तारियां की हैं। बहरीन के गृह मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा पैदा करने वालों को हिरासत में लिया गया है और फर्जी वीडियो फैलाने वालों पर भी कार्रवाई होगी। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बहरीन में अमेरिकी एयरबेस पर ड्रोन और मिसाइल हमला करने का दावा किया। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया है कि खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी से जुड़ी पेनिनसुला शील्ड फोर्स की यूनिट सऊदी अरब से बहरीन में दाखिल हुई है। ये फोर्स सुरक्षा बलों की मदद के लिए आई है, लेकिन सऊदी अरब और बहरीन की सरकार ने इस पर कोई बयान नहीं दिया। सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाने की बात कही है। अल जजीरा और इस्राएली मीडिया के मुताबिक अमेरिकी दूतावास ने बढ़ते सुरक्षा खतरे के बीच कहा है कि वह फिलहाल अपने नागरिकों को इसराइल से सीधे निकालने की स्थिति में नहीं है। सुरक्षा अलर्ट में दूतावास ने बताया कि सैन्य तनाव और ऑपरेशन सीमाओं के कारण प्रत्यक्ष इवैक्यूएशन संभव नहीं है। हालांकि इसराइल के पर्यटन मंत्रालय द्वारा टाबा यानी मिस्र सीमा तक शटल बस सेवा उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन इसका उपयोग करने पर अमेरिकी सरकार सुरक्षा की गारंटी नहीं देगी। बस में सीट पाने के लिए पहले इवैक्यूएशन फॉर्म से पंजीकरण करना जरूरी है। दूतावास ने नागरिकों को स्थानीय निर्देशों का पालन करने, दस्तावेज तैयार रखने और नियमित अपडेट देखने की सलाह दी। क्षेत्रीय तनाव के बीच अमेरिका ने इसराइल समेत 12 मिडिल ईस्ट देशों में गैर आपातकालीन स्टाफ की निकासी का आदेश दिया है। रियाद में अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन हमले के बाद वहां भी शेल्टर इन प्लेस की सलाह जारी की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर इस्राएली और अमेरिकी हमलों के मामले में ब्रिटेन के रुख पर नाराजगी जताई है। अखबार दी सन से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मददगार नहीं रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। मुझे नहीं लगा था कि ब्रिटेन से ऐसा देखने को मिलेगा। टेलीफोन पर दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि यह देखना बहुत दुखद है कि रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहे। बता दें कि सोमवार को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने संसद में कहा था कि उनकी सरकार हवाई हमलों के जरिए किसी देश में सत्ता परिवर्तन पर यकीन नहीं करती है। शुरुआत में ब्रिटेन ने अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए अपने सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन बाद में रक्षात्मक हमलों के लिए इन्हें खोल दिया। ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने इसराइल के 3 सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। संगठन का कहना है कि यह कार्रवाई लेबनान के कई शहरों और कस्बों पर हुए इसराइली हमलों के जवाब में की गई। टेलीग्राम पर किए गए 3 अलग अलग पोस्ट में हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसने गोलान हाइट्स में नफा बेस पर मिसाइलों की बौछार की। इसके अलावा उत्तरी इसराइल में मेरोन और रमत डेविड एयरबेस पर ड्रोन से हमला करने की बात भी कही गई है। हालांकि इस्राएली सेना ने इन हमलों पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ईरान पर हमले के कारण के बारे में अमेरिकी विदेश मंत्री के बयानों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि रूबियो ने वह बात स्वीकार की जो हम सभी जानते थे कि अमेरिका ने अपनी मर्जी से इसराइल की ओर से युद्ध में प्रवेश किया। ईरान की ओर से अमेरिका को कभी कोई तथाकथित खतरा नहीं था। दरअसल मार्को रूबियो ने कहा था कि अमेरिका को खुफिया जानकारी मिली थी कि इसराइल ईरान पर तत्काल सैन्य हमला करने की योजना बना रहा है और यह साफ था कि ईरान तुरंत अमेरिकी सेना पर हमला करके जवाबी कार्रवाई करेगा। इसीलिए अमेरिकी सेना ने तत्काल खतरे को टालने और अपनी सेना की रक्षा के लिए कदम उठाए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की शनिवार को एक एयर स्ट्राइक में मौत हो गई, जिसे अमेरिका और इसराइल के संयुक्त ऑपरेशन का हिस्सा बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला लंबे समय से तैयार की गई एडवांस्ड इंटेलिजेंस योजना का नतीजा था। दावा है कि तेहरान के ट्रैफिक कैमरों और मोबाइल नेटवर्क को सालों तक हैक कर खामेनेई और उनके सुरक्षा घेरे की गतिविधियों पर नजर रखी गई।
सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और इसराइल की यूनिट 8200 व मोसाद ने सिग्नल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए उनकी मौजूदगी की दोहरी पुष्टि की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को मंजूरी दी, जबकि इसराइल ने इसे रोरिंग लायन नाम दिया। साइबर हमलों से ईरान के एयर डिफेंस प्रणाली को कमजोर कर सैकड़ों हथियार दागे गए। ईरान ने बाद में खामेनेई की मौत की पुष्टि की, जिसके बाद तेहरान में शोक और विरोध दोनों देखे गए। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल, क्या आप किसी देश के मुखिया की हत्या का समर्थन करते हैं? राहुल गांधी ने अमेरिका इसराइल ईरान तनाव के बीच मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया है कि क्या वे दुनिया का संतुलन तय करने के लिए किसी देश के मुखिया की हत्या का समर्थन करते हैं। यह बयान ईरान द्वारा अपने सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई की अमेरिका और इसराइल के टारगेटेड हमलों में मौत की पुष्टि के बाद आया। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच बढ़ती दुश्मनी एक नाजुक इलाके को बड़े झगड़े की ओर धकेल रही है। करोड़ों लोग, जिनमें लगभग 1 करोड़ भारतीय भी शामिल हैं, अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। हालांकि सुरक्षा की चिंताएं असली हैं, लेकिन संप्रभुता का उल्लंघन करने वाले हमले संकट को और बढ़ा देंगे। ईरान पर एक तरफा हमलों, साथ ही ईरान के दूसरे मिडिल ईस्ट देशों पर हमलों की निंदा की जानी चाहिए। हिंसा से हिंसा ही पैदा होती है। बातचीत और संयम ही शांति का एकमात्र रास्ता है। राहुल ने कहा कि भारत को नैतिक रूप से साफ होना चाहिए। हमें इंटरनेशनल कानून और इंसानी जिंदगी के बचाव में साफ साफ बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। हमारी विदेश नीति संप्रभुता और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर आधारित है और इसे एक जैसा रहना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि पीएम मोदी को बोलना चाहिए, क्या वह दुनिया को तय करने के तरीके के तौर पर किसी देश के मुखिया की हत्या का समर्थन करते हैं। अब चुप्पी दुनिया में भारत की हैसियत कम करती है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग ने मंगलवार को बताया कि वेस्ट एशिया में विदेशी झंडे वाले जहाजों पर काम कर रहे कम से कम 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई है और एक घायल है। यह घटनाएं अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच बढ़ती सैन्य कार्रवाइयों के दौरान हुई। प्राधिकरण ने फारस की खाड़ी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और खाड़ी ऑफ ओमान में बढ़ते खतरे को देखते हुए एडवाइजरी जारी की। इसमें मिसाइल, ड्रोन गतिविधि और समुद्री सुरक्षा जोखिमों का जिक्र किया गया है। जहाजों को सतर्क रहने, संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करने और उच्च जोखिम वाले मार्गों की समीक्षा करने को कहा गया। भारतीय नाविकों और उनके परिवारों को हर संभव सहायता दी जा रही है। साथ ही 24/7 मॉनिटरिंग, रियल टाइम ट्रैकिंग और एक क्विक रिस्पांस टीम भी बनाई गई है। ओमान न्यूज एजेंसी के मुताबिक मंगलवार को ओमान के दुकम कमर्शियल पोर्ट पर ड्रोन हमला हुआ, जिसमें कई ड्रोन ने फ्यूल टैंक को निशाना बनाया और एक ड्रोन टैंक से टकराया। इस हमले में कोई इंसानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान द्वारा अमेरिका और इसराइल के हमलों के जवाब में खाड़ी क्षेत्र में कार्रवाई तेज करने के बीच 3 दिनों में यह पोर्ट पर दूसरा हमला है। इससे पहले रविवार 1 मार्च को इसी पोर्ट पर 2 ड्रोन हमलों में एक वर्कर घायल हुआ था। सोमवार 2 मार्च को राजधानी के तट पर एक तेल टैंकर में धमाके और आग लगने से एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत हो गई। ओमान, जो पहले अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा चुका है, ने मौजूदा युद्ध में सीज फायर की मांग की है। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल पेरोट ने मंगलवार को कहा कि फ्रांस ने ईरानी हमलों से अपने नेवल और एयरबेस की सुरक्षा के लिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ऊपर राफेल फाइटर जेट तैनात किए हैं। फ्रांस के सैकड़ों सैनिक यूएई में तैनात हैं और राफेल विमान अबू धाबी के पास अल धाफरा बेस पर मौजूद हैं। बेरोट ने बताया कि वीकेंड में ईरानी ड्रोन को बेअसर करने के लिए ऑपरेशन चलाए गए और रविवार को एक फ्रेंच बेस के हैंगर पर ड्रोन हमला भी हुआ। सोमवार को अबू धाबी में फ्यूल टैंक टर्मिनल पर ड्रोन हमले से आग लगी, जबकि अमेज़न ने भी यूएई में अपने 2 डेटा सेंटर पर ड्रोन हमले की पुष्टि की, जिससे कुछ क्षेत्रों में क्लाउड सेवाएं प्रभावित हुईं। मंगलवार 3 मार्च को एक नई एडवाइजरी में तेहरान में भारतीय दूतावास ने ईरान में नागरिकों को बहुत सावधानी बरतने और जितना हो सके घर के अंदर रहने की सलाह दी। एडवाइजरी में कहा गया कि बदलते हालात को देखते हुए ईरान में सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे बहुत सावधानी बरतें, गैर जरूरी मूवमेंट से बचें और जितना हो सके घर के अंदर रहें। ईरान का बहरीन में अमेरिकी एयरबेस पर हमला। इसराइल ने तेहरान और बेरूत पर फिर से हमले शुरू किए। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने 3 इस्राएली बेस को निशाना बनाया। खामेनेई की हत्या के खिलाफ राजौरी में विरोध प्रदर्शन।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खबरें सामने आ रही हैं कि ईरान के हमले में बहरीन में स्थित एक अमेरिकी एयरबेस को नुकसान पहुंचा है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर से जुड़ी फार्स न्यूज एजेंसी की ओर से जारी वीडियो में दूर के ठिकानों पर रॉकेट हमले होते दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि IRGC के ड्रोन और मिसाइल हमले में बहरीन के शेख ईसा इलाके में मौजूद अमेरिकी एयरबेस के कमांड और स्टाफ बिल्डिंग को नष्ट कर दिया गया और ईंधन टैंकों में विस्फोट हुआ। हालांकि इन हमलों पर अभी तक अमेरिका की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इससे पहले बहरीन में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे से धुआं उठता हुआ देखा गया था और इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बहरीन समेत मध्य पूर्व के कई देशों में रह रहे अपने नागरिकों को तुरंत वहां से निकलने का निर्देश दिया था। इस्राएली सेना ने पुष्टि की है कि उसने ईरान की राजधानी तेहरान और लेबनान की राजधानी बेरूत में हमले किए हैं। सेना ने एक बयान में कहा कि वह तेहरान और बेरूत में सैन्य ठिकानों पर एक साथ निशाना बनाकर हमले कर रही है। IDF के अरबी भाषा के प्रवक्ता अवीचे अत्रई ने कहा कि बड़े पैमाने पर हवाई हमले जारी हैं। ये हमले उस समय हुए जब करीब 1 घंटे पहले IDF ने बेरूत के दक्षिणी इलाकों और कई गांवों के लोगों को चेतावनी जारी कर वहां से निकलने के लिए कहा था। IDF ने कहा था कि वह हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर और हथियार भंडारण ठिकानों को निशाना बना रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या के खिलाफ मंगलवार को जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए। बुधल में लोग शेख उल आलम मस्जिद के सामने इकट्ठा हुए और ईरान में US और इसराइल की मिलीजुली मिलिट्री कार्रवाई की निंदा की। इसराइल और अमेरिका के खिलाफ नारे लगाते हुए उन्होंने इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और मुस्लिम दुनिया के खिलाफ हमला बताया। उन्होंने वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव पर भी चिंता जताई और शांति और सॉवरेनिटी का सम्मान करने की अपील की। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल के हमले में हुई हत्या पर मोदी सरकार की चुप्पी को लेकर कड़ी आलोचना की है। द इंडियन एक्सप्रेस में लिखे एक लेख में उन्होंने कहा कि यह तटस्थता नहीं बल्कि कर्तव्य से पलायन है और इससे भारत की विदेश नीति की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। उन्होंने कहा कि किसी विदेशी नेता की टारगेट हत्या अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के खिलाफ है। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के जवाबी हमलों की निंदा की, लेकिन पहले हुए हमलों पर चुप्पी रखी। उन्होंने संसद में इस मुद्दे पर खुली बहस की मांग की। सोनिया गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी के समय भारत ईरान के संबंधों का उल्लेख करते हुए कहा कि खाड़ी में काम कर रहे करीब 1 करोड़ भारतीयों और क्षेत्रीय संतुलन को देखते हुए भारत को नैतिक स्पष्टता दिखानी चाहिए। आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस हाईकमान ने रणनीति में बदलाव किया है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब DMK के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत के लिए तमिलनाडु के एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता को भेजने का फैसला किया गया। अभी तक कांग्रेस के तमिलनाडु प्रभारी गिरीश चोडनकर, जो गोवा से हैं, पार्टी की सीट शेयरिंग कमेटी के प्रमुख के रूप में DMK से बात कर रहे थे, लेकिन दोनों दलों के बीच तनाव बढ़ गया था। DMK ने कांग्रेस से कहा है कि वह 3 मार्च तक अपनी स्थिति स्पष्ट करे, क्योंकि राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 5 मार्च है। सूत्रों के अनुसार सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और KC वेणुगोपाल समेत कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता इस मुद्दे पर वर्चुअल बैठक कर आगे की रणनीति तय करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि सऊदी की राजधानी रियाद में अपनी एम्बेसी पर 2 संदिग्ध ईरानी ड्रोन से हमले के बाद अमेरिका जल्द जवाब देगा। न्यूज नेशन नेटवर्क से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि यूनाइटेड स्टेट्स कैसे जवाब देगा, बिना ज्यादा जानकारी दिए। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.